हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर टेस्ट 2। ठीक है। और हम लोग देखेंगे अब इसके आज कुछ क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को मैंने जैसे बताया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। पहला सवाल हमारे लिए है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम। ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था सुनेंगे। आपको पढ़ाया गया था कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये बताया गया था। इस 10⁻⁻10 को इधर ले आइए तो 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रम होगा। कितना होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, एक प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा? तो आप लोग को रेंज पढ़ाया गया है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, यही बताए हैं, हाँ या ना। अब बताइए कि R मैक्सिमम कब होगा? तो R विल बी मैक्सिमम, R विल बी मैक्सिमम जब साइन 2θ मैक्सिमम हो जाए। और साइन 2θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना बाबू? 1। तो अगर हम यहां पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आर मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? आर मैक्स का वैल्यू आ जाएगा u²/g। और मैंने ये भी बताया था ये कितने एंगल पे होता है? तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, हाँ या ना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और जब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी ऐड कर देते हैं, हाँ या ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। समझ में आ रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने टिक किया था। ओके, u²/g, इसका भी ऑप्शन क्या है? ए है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट वॉल विथ वेलोसिटी v एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज। अब देखिए ये एक वॉल है, क्या है ये? वॉल है। एक बॉडी है जिसका मास m है, ये गया और जाकर के टकराया। ठीक है। कितने वेलोसिटी से टकराया? v वेलोसिटी से टकराया। और टकराने के बाद जो है ना ये सेम स्पीड से लौट गया, मतलब अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? -v। आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो आपको पता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम को क्या लिखेंगे? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब -mv। माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम को क्या लिखेंगे? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब -m इंटू वी। ये कितना आ जाएगा? -2m इंटू वी हो जाएगा। देखिए तो कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है -2m इंटू वी। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही आता है एग्जाम में, हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का u है जब आपने कितने डिस्टेंस से इसको खींच दिया है? 2 सेंटीमीटर से खींच दिया है। बोलता है कि बताइए तो 8 सेंटीमीटर से जब खींच देंगे, 8 सेंटीमीटर से जब खींच देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये सवाल है ना। और बच्चों आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, है ना। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कितना है बच्चों? u है। पोटेंशियल एनर्जी 2 हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर।
तो U डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4/64। 4 1s आर 4 16 आर, 16 को इधर पोटेंशियल एनर्जी को इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 16 टाइम्स U। कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ जा रहा है 16 टाइम्स U, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि जब 8 सेंटीमीटर से खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 16 टाइम्स इनिशियल वैल्यू के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज, आर जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो एस्केप वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था। एस्केप वेलोसिटी मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए मिनिमम हमको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू आर ई, वेयर आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हमको कोई चीज फेंकना है, ठीक है, तो हमको मिनिमम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू आर ई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू आर ई, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ अ नेल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द नेल। ओके, आपको फोर्स दे दिया है, फोर्स कितना है बच्चों 60 न्यूटन दे दिया है। एरिया जो दिया है, एरिया कितना है, तो 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले याद रखिए न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे। किस में सॉल्व करेंगे? एसआई यूनिट में। तो अगर हम न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पे मिल जाएगा 0.001, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू 10 का पावर -3 यहां -4 यहां, तो ये टोटल -7 इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको बोला गया है प्रेशर बताइए, प्रेशर क्या होता है बच्चों, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, तो 1 इंटू 10 का पावर -7, ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 10 का पावर +7 हो जाएगा, ये जीरो भी यहां लगा देंगे, तो 6 इंटू 10 का पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को पास्कल भी बोलते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल। कोई ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए जो है ये 6 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। आप लोगों को मैंने बताया है कि बाबू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि कोई एक मॉलिक्यूल अगर है तो उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ kT² एनर्जी दिया गया है। कितना? हाफ kT²। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका जो है उसका कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास कितना आ जाता है 3/2 kT आ जाता है। तो याद रखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी, हाफ kT, जहां पे k को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही है, हाफ k इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला याद रखना, ये सब सवाल बहुत आता है ना। एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना एनर्जी होगा, तो हाफ kT एनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Avogadro's number is the number of molecules in, क्या है, given mass of the gas है क्या, in 1 mole of the gas, sorry, Avogadro's number is the number of molecule in 1 mole of the gas। 1 मोल गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी 6.023 × 10 का पावर 23 लिखते हैं, है ना। तो 1 मोल ऑफ गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एवोगाड्रोस नंबर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव की स्पीड देखिए, सबसे पहले तो टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, लेकिन यहां पे दे दिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाला तो दिखा रहा है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, लेकिन नहीं, ये डिपेंड करता है। यहां पे इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, है ना। जब ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो क्या होता है, साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? E इक्वल टू mc स्क्वायर, हाँ या ना? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप लोग को मैंने बार बार बताया है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर एरिया निकालते हैं, ये ग्राफ बना कुछ इस तरह से, यहाँ एरिया निकालते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा, और वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव डिस्प्लेसमेंट। अरे लेंथ इनटू विड्थ करना होगा ना, लेंथ इनटू विड्थ करेंगे मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम हम लोगों को क्या देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगला सवाल है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है, तो ये जो हमको रिलेशन दिया गया है, ये वाला रिलेशन मेरा सही नहीं है, याद रखना है ना, भूलना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1, इसका वैल्यू दे दिया है। F1 का वैल्यू कितना है? फोर्स F1 का वैल्यू है 2i कैप माइनस 5j कैप। चलिए ठीक है। फोर्स F2 का भी वैल्यू दे दिया है। फोर्स F2 का वैल्यू कितना है? 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर थर्ड फोर्स F3 गिवन बाय, ये क्वेश्चन तो काफी आसान हो गया। बोलता है ना कि एक बॉडी के ऊपर ये दोनों फोर्स काम कर रहा था, F1 काम कर रहा था, F2 काम कर रहा था, ठीक है। बोलता है कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जा रहा है, कब? जब F3 काम कर रहा है। तो बताइए F3 का वैल्यू क्या होगा? तो बाबू अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, हाँ या ना? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स कितना आ जा रहा है? नेट फोर्स आपका 0 आ जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये तीनों का जो नेट इफेक्ट है ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अब F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू है 2i कैप माइनस 5j कैप। F2 का वैल्यू कितना है? 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। प्लस F3 इज इक्वल टू कितना? 0। ऐड करेंगे 2i कैप प्लस 3i कैप, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5i कैप, 4j कैप माइनस 4j कैप, 5j कैप माइनस 5j कैप माइनस 4j कैप, ये हो जाएगा माइनस 9j कैप प्लस F3 इज इक्वल टू कितना? 0। इसको उधर भेज देंगे तो F3 वेक्टर आपको मिलेगा माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 9j कैप। है क्या कोई ऑप्शन? F3 का वैल्यू माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 9j कैप, ये है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, क्वेश्चन से समझना है कि यहां पे बोल दिया है कि वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्स F3। जैसे F3 काम किया ना तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया। वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया का मतलब है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? 0 काम कर रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। एक रेन ड्रॉप है ना, ये 1 किलोमीटर हाइट से ये क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। हिट द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ग्राउंड को हिट किया है, कितने स्पीड से हिट किया है? तो यहां पे आके ये इसकी वेलोसिटी हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, ठीक है, देन वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, वर्क कितना हुआ होगा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे निकालेंगे अभी कि वर्क डन यहां पे हम लोगों ने कितना किया है, ठीक है।
then work done by resistance force. A raindrop of mass 1 gram falling from height 1 kilometer hits the ground with speed इतना. सबसे पहले देखिए जब ये यहां से यहां आया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा बाबू, होगा ना, ठीक है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. मास कितना है 1 ग्राम, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर. जी का वैल्यू कितना है 10. हाइट कितना है 1 किलोमीटर. हाइट कितना है 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर. तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे ये कितना आ जा रहा है 10 जूल आ जा रहा है, ठीक है. अब ये 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आके हिट किया है तो यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं हम लोग. काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया इसका 12 mv². जरा कैलकुलेट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना आता है. तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 12 इंटू मास कितना है 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब है 50 का स्क्वायर, है ना. तो अब ये आपको क्या मिल गया 50 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 50 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2. 10⁻³ है मतलब ये बता रहा है 2.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ गया 1.25 जूल. अब देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाले हम लोग 10 जूल निकाले, ठीक है. यहां से यहां जब आकर के हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 1.25, ठीक है ना. आपको पता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. तो बाबू अब यहां पे आप देखेंगे कि काइनेटिक जो है ये पोटेंशियल के बराबर नहीं आया है. काइनेटिक अगर पोटेंशियल के बराबर नहीं आया है मतलब यहां पे फ्रिक्शन के वजह से वर्क डन हुआ है, और फ्रिक्शन के वजह से जो वर्क डन हुआ होगा वो वर्क डन क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.25 माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 10. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.875 जूल. इतना वर्क किया है कौन रेजिस्टेंस, ठीक है ना. रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बोला था, देन वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स. रेजिस्टेंस फोर्स कितना वर्क करेगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है. कितना आ रहा -0.875 जूल. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है -0.875 जूल, ठीक है. इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना. क्या है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन. आप लोग को मैंने बताया है मास के जगह में रोटेशनल मोशन में क्या इस्तेमाल करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या इस्तेमाल करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया आप लोगों को. नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. शेयर मॉड्यूलस इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ये सब तो डायरेक्ट बताएं आप लोगों को. शेयर मॉड्यूलस को और क्या बोलते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं. द रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू -dq/dt ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग. दिस स्टेटमेंट इज, आप लोगों को मैंने बताया था कि रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये बात हम लोगों को कौन बोला था, ये बात हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बोला था. और ये भी था आगे में प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल. है कोई, हाँ देखिए यहाँ पे है ना. ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग के, ठीक है. प्रोवाइडेड टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होना चाहिए, ठीक है. तो किस रेट से हीट लॉस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस के. और ये बात हम लोग को बताया था किसने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने, ठीक है. नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं. बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है. आपको बोला गया है बॉयल्स लॉ के केस में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ या ना. तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल इज कांस्टेंट टेम्परेचर है क्या, हाँ है. ऑप्शन बी है आइसोथर्मल प्रोसेस. बॉयल्स ने बोला था कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है. इसके बाद अगला सवाल. A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude a and angular frequency omega. The ratio of maximum acceleration, okay, to maximum velocity. बाबू acceleration maximum a max क्या पढ़े हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड. वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब
मैक्सिमम वेलोसिटी क्या पढ़े हैं, ओमेगा इंटू ए, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ओमेगा ओमेगा कटेगा, ए कटेगा, क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a। ये सब क्वेश्चन तो आसान हो गया। v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर है ना। आपको बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि किसी भी दिए गए इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो v का डायमेंशनल फार्मूला वही at का भी डायमेंशनल फार्मूला, मतलब at इज इक्वल टू v, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई टी। v बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, lt माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम के लिए क्या लिखेंगे, t। ये t ऊपर चला जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा lt माइनस टू। देखिए तो lt माइनस टू है कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी में lt माइनस टू आपको दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमको बोला गया इफ a डॉट b इज इक्वल टू ab देन एंगल बिटवीन a एंड b। बाबू a डॉट b इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ab cos थीटा, हाँ या ना। और cos थीटा का वैल्यू यहां पे दिखा दे रहा 1 है, तो मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 0 डिग्री, cos 0 ही ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया 0, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में आया बात, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls freely from stationary state, what will be the momentum of this object when it falls down distance h। एक ऑब्जेक्ट है जिसका के मास m है, ये स्टेशनरी था, वहां से फॉल किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0। यहां से ये मान लेते हैं कि ये h हाइट तक फॉल किया, तो यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना बच्चों। जब ये h हाइट पे फॉल किया, अगर यहां पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो पक्का है कि हम इसका लीनियर मोमेंटम भी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला तो पढ़े हैं हम लोग। तो हमको क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u बोले तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना g और हाइट कितना h, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये वेलोसिटी आ गया। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। कौन सा ऑप्शन, m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies of mass 2 kg and 32 kg have equal kinetic energy। दो बॉडी है, एक का मास 2 kg, एक का 32 kg, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। बच्चों पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था P1 बाई P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2। तो हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों P1 बाई P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M1 बाई M2। वैल्यू पुट करते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू M1 का वैल्यू 2 है तो 2, M2 का वैल्यू 32 है तो 32, और स्क्वायर रूट 2 1s आर 2 16s आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 16, मतलब कितना आ जाएगा, P1 बाई P2 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 4, 1:4। है कोई ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है 1:4। समझ में आ रहा बात। चलिए अगले सवाल पे आ जाए। Which of the following is constant when external torque acting on the body is 0। आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt होता है। अगर टॉर्क 0 मतलब के dl बाई dt इज इक्वल टू 0, मतलब के L इज कांस्टेंट। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, मतलब L इज कांस्टेंट और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास m। आपको मैंने पढ़ाया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस ऑफ gm बाई
आर। ये याद रखना है, ये भी बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। वैसे बाकी सारे वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ Gm/r। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन, लिक्विड प्रेशर क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द लिक्विड, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया कहीं दिखा, शेप कहीं दिखा, डायरेक्शन दिखा, नहीं दिखा, क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर जो होता है ये सॉलिड में होता है। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे ना तो आपको बताया जाएगा लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 11th में है तो हम लोग 11th के जैसा पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन में है ये सबसे अच्छा कहां पे होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू, गैस में प्रेशर क्यों बनता है, तो याद रखेंगे गैस में प्रेशर बनने का कारण है कॉलिजन होता है गैस के मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल में। कोई है ऑप्शन, कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ द कंटेनर, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल का जब कंटेनर के वॉल के साथ कॉलिजन होता है तो याद रखेंगे वहां पे प्रेशर बनता है गैस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम ऑफ बॉब इज मैक्सिमम व्हेन। वाह, देखिए ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, इसको हम धक्का देंगे तो ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर ये लौट कर चला आएगा, फिर ये यहां तक जाएगा, यहां से भी लौट के आएगा। तो बाबू ये जो कंडीशन है इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं और एक्सट्रीम पे पहुंचते पहुंचते तो वेलोसिटी 0 हो जा रही है, हाँ या ना। फिर जब इधर आ रहे तो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, कहां पे, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। देखिए तो है क्या लोएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल पेंडुलम, नहीं बिल्कुल नहीं, इट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। हाँ ये वाला होगा, जब ये स्विंग के लोएस्ट पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वो 0 हो जाता है जब ये यहां पहुंचता है। तो नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार आता है। F इज इक्वल टू Gm1m2/r², तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml(T-2), r के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मास के लिए m, एक और मास के लिए एक और m और m कट गया, क्या मिल गया, m ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो m-1 l इंटू l² क्या हो जाएगा, l³ इंटू t का पावर -2। ठीक है, m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2, कोई है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए में ही है, m-1 l3 t-2। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेक्टर, वेक्टर क्या है, जिसके बाद मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, प्लस वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। स्पीड बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं, कौन, वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। नेक्स्ट सवाल है, इन प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। ओके चलिए देखते हैं, हम ये बॉडी को उठा करके, ये बॉडी है मेरे पास, इसको फेंक दिए तो ये ऐसे जाएगा, जब ये बॉडी यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी कुछ v है। देखिए आप लोगों को पता है इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल। बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करेगा, डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी क्या होगा,
यूनिफॉर्म होगा, तो याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। याद रहेगा ये बात, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। जब वो डाउनवर्ड में काम करेगा, ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा डाउनवर्ड या अपवर्ड में चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल से हम सवाल पूछा गया है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, हाँ या ना? मतलब वेलोसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो याद रखेंगे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। A cork of mass 10 ग्राम is floating on water. Net force acting on it. ये पानी है, यहाँ पे कॉर्क फ्लोट कर रहा है, ठीक है, जिसका मास 10 ग्राम है, फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है? ना तो ऊपर लेके जाने वाला कोई फोर्स है, ना नीचे लेके जाने वाला कोई फोर्स है, मतलब नेट फोर्स कितना है? जीरो है, हाँ या ना? नेट फोर्स कितना है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज 0 न्यूटन। अरे बाबू, जीरो फोर्स, नेट जितना ऊपर काम कर रहा है उतना ही नीचे काम कर रहा है, हाँ या ना? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तभी तो ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक ज्यादा रहता तो अपने डायरेक्शन में लेके चला जाता, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे कितना है? जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन एथलीट डज, अगर कोई एथलीट है जो 500 जूल ऑफ वर्क कर रहा है 4 सेकंड में, ओके, वर्क आपको दे दिया है, कितना है वर्क? 500 जूल, कितने देर में? टाइम बोल दिया है 4 सेकंड में। पावर पूछ रहा है, पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना? 125 वाट, 125 वाट। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी है, 125 वाट, ठीक है। नेक्स्ट, what is the moment of inertia of solid cylinder of mass m, radius r, about its own axis? ये एक सिलेंडर है बाबू, सॉलिड सिलेंडर, ये इसका अपना एक्सिस है जिसका मास m है और इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का? r है। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का इसके अपने एक्सिस के अबाउट कितना होता है? हाफ m इंटू आर स्क्वायर। है क्या कोई ऑप्शन? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, हाफ m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस पढ़ाए थे ना आप लोगों को, बॉडी के अंदर जो लगे वो स्ट्रेस, बाहर जो लगे वो प्रेशर, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस बोलते हैं। है स्ट्रेस? हाँ, ऑप्शन सी में स्ट्रेस है। नेक्स्ट अगला सवाल, ठीक है। कन्वेक्शन करंट आर फॉर्म ड्यू टू, ठीक है। कन्वेक्शन करंट क्या है ना, अब जैसे लिक्विड है, लिक्विड में क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मान लीजिए हम लिक्विड लिए, ठीक है, उसको कंटेनर में ले लिए, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड ले लिए कंटेनर में, यहाँ पे लगा दिया आग, ठीक है। अब जब ये आग जलेगा ना तो यहाँ वाला पानी गर्म होगा, तो गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा वाला पानी नीचे आएगा, गर्म पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से ये फ्लो जो है ना, यही कहलाता है कन्वेक्शन करंट। क्या कहलाता है? कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्यों होता है? तो ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी ना चेंज हो गया, जब गर्म किए तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो ये ऊपर चला गया। आपको पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर जाता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी, कन्वेक्शन करंट आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पढ़ाए भी थे आप लोगों को, याद है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये क्या आता है? इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके बराबर होता है? टेम्परेचर के बराबर होता है, ठीक है। याद रहेगा ये बात, हाँ या ना? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये सब डायरेक्ट लिखा हुआ नोट्स में है। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी डज एम्पलीट्यूड ऑफ एचएचएम रिप्रेजेंट। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो मीन पोजीशन से जो हटता है कोई बॉडी, ये चीज कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो विच फिजिकल क्वांटिटी डज एम्पलीट्यूड ऑफ एचएचएम रिप्रेजेंट?
तो आप बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रैपिड फायर टेस्ट 2 था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने दिया था। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएंगे। बाकी आप लोग अपना खुद का जो पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स है उसको फॉलो कीजिए, नोट्स को पढ़िए और ये सारे क्वेश्चंस को जरूर से देख करके जाइए। हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ 100% यही आएगा, लेकिन आने के चांसेस तो हो सकते हैं ना, हो सकता है कुछ आ जाए, अरे 5, 7, 10 ही आ जाए, हाँ या ना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मे बी आ जाए। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। और आप हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं खान एकेडमी रांची में, जहां पे आपको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। हमारे पास बहुत तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स के लिए, लाइब्रेरी से लेकर के हर एक चीज है। सीयूटी के ऑनलाइन टेस्ट है, जेई का ऑनलाइन टेस्ट है, हर एक तरह का फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है, ओके बच्चे लोग, देन थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।